वो दुबई आ चुकी थी। अजिया बेगम ने इजाज़त बहुत मुश्किल से दी थी। एक तरह से उसके लिए अच्छा भी हुआ था, अगर वहाँ रहती तो शायद वो सोच सोच कर पागल हो जाती। गनी ने उस दिन के बाद सामना नहीं हुआ था। फूड फेस्टिवल समंदर किनारे अरेंज किया गया था। छोटे छोटे बने कैबिनेट्स में से एक उसको भी मिला था। उसके साथ एक साथी वेट्रेस थी जो कि उसे खाना बनाने के लिए मदद कर रही थी। लावीना की याद उसे बहुत शिद्दत से आती थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाई थी। फूड फेस्टिवल के साथ ही बच्चों का प्ले लैंड भी बनाया गया था। दुबई में हर साल ऐसे कई फेस्टिवल्स होते थे। फूड फेस्टिवल के साथ साथ न्यू ईयर की सेलिब्रेशन भी थी, जिसमें अभी 2 दिन बाकी थे। वो यहाँ आकर घुल मिल गई थी। बच्चों को देखती वो खुश हो रही थी। यहाँ इन्हें वेट्रेस के लिबास की बजाय वाइट स्कर्ट और वाइट ही टॉप पहनना था। पूरा दिन गुजार कर वो होटल पहुंची थी, लेकिन वो बीच रास्ते में ही रुक गई। आंखों में खौफ समेट आया। सामने गनी के साथ एक बड़ी उम्र का शेख था। वो शक्ल से ही हैबतनाक था। वो उसके रूम से कुछ फासले पर ही खड़े थे। ज़ारा खौफ से मुड़ी, लेकिन गनी उसे देख चुका था। हाय ज़ारा, माई लव। वो ज़बरदस्ती उसके गले लगा तो ज़ारा ने उसे दूर धकेला। मीट माई फ्रेंड बजल शेख। ज़ारा की हरकत को वो नज़रअंदाज करता शेख को अपने पास बुलाने लगा। ज़ारा को समझ आ गई थी कि वो उसे क्यों बुलाया है। ज़ारा ने कदम पीछे लिए। चुपचाप मेरी बात मान लो, अभी तो बहुत से हिसाब बाकी है। वो बाजू पकड़कर गिराया। ज़ारा के आंसू बह गए, सब्ज आंखें गुलाबी होने लगी। वो 20 साल की दिलकशी और रनाई से भरपूर लड़की सबको अपनी जानिब खींच लेती थी। फिर बज़ल जैसा लड़की बाज आदमी कैसे ना पहचान लेता। बज़ल को खुश करोगी तो सारा की जान बच जाएगी। वो धीमी धमकी देता रही। सही हिम्मत भी खत्म कर गया था। उसे गनी से शदीद नफरत हुई। दिल चाहा जमीन फटे और इसमें समा जाए। उसने ज़ारा का सौदा ही कर दिया था। वो किससे मदद मांगी? वो सर नफी में हिलाती, एक झटके में उसे दूर धकेलती, तेज कदमों से भागी। गनी समझ ही नहीं पाया था कि ये हुआ क्या है। वो पूरी कुव्वत से भागी थी। होटल के स्टाफ ने हैरत से ये मनाज़र देखा। उसे इस वक्त किसी की परवाह नहीं थी। वो बस भाग जाना चाहती थी। गनी ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया था। बज़ल इम्तनान से अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा। वो जानता था कि गनी कभी धोखा नहीं देता। काशियान भाई, छोड़ दे, हम दोबारा गलती नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दें। काशियान अपने दुश्मन को आसानी से माफ़ नहीं करता, और तूने तो गद्दारी की है। गिरबान से पकड़े उस शख्स ने सामने वाले को झटका दिया था। वो उस वक्त दुबई के समंदर साहिल पर मौजूद थे। मैं लड़की जात की स्मगल करने से मना करता हूँ ना। फिर तूने क्यों ऐसा किया? बोल, क्या अपने असूल भूल गया? ये उसका खास आदमी था जो बॉर्डर से माल लोड करवाता था, लेकिन काशियान को पिछले दिनों वो मशकूक लग रहा था। अहकाम ने उसे इत्तला दे दी थी। भाई, एक बार माफी, माँ कसम दोबारा नहीं करूंगा। माँ की कसम खाता है, बेशरम से डूब मरो। कशान ने एक जोरदार चमाट मुंह पर मारी थी। वो शख्स अब भी गिड़गिड़ा रहा था। कशान ने अपना खास चाकू निकाला। उस शख्स की आंखें हैरत से फैली, सर नफी में हिलाकर वो कांपने लगा। तुम कोई और जुर्म करते तो मैं तुम्हें माफ कर देता, लेकिन तुमने गुनाह किया है। गर्दन पर फेर कर उसने उस शख्स को जमीन पर फेंका। वो शख्स आखिरी हिचकी लेकर जमीन बोस हुआ था। उसकी नजर समंदर के करीब लड़की की तरफ गई जो बेजान कदमों से समंदर में जा रही थी। वो आधे पानी तक पहुंच चुकी थी। कामिल उसे पकड़, वो लड़की डूब रही है। काशियान की गंभीर आवाज गूंजी। कामिल का ध्यान नहीं नीचे गिरी लाश की जानिब था। वो क्या खाक सुनता? लाश के ऊपर से फलांग कर काशियान तेजी से समुद्र की जानिब आया। वो लड़की तेजी से पानी में डूबी थी। काशियान ने भी तेजी से गोता लगाया। समुंदर की मौजें आज कुछ ज्यादा ही तेज थी। वो नाजुक सी लड़की मौजदार लहरों की वजह से डूबती चली गई। कशान ने भी मजबूत बाजुओं को चलाकर पानी को हटाकर रास्ता बनाया और पानी के अंदर चला
अंदर तक पहुंचा। वो खुली आंखों से डूब रही थी। कश्यान तेजी से तैरता उस तक पहुंचा और बाजुओं में कैद किया। वो लड़की मछली थी डूबने के लिए। वो कश्यान को दूर हटाने लगी, लेकिन मजबूत पकड़ ने हर कोशिश नाकाम बना दी थी। वो उसे लिए साहिल पर आया, गीली रेत पर जोर से फेंका। वो सफेद लिबास पहने हुए थी जो अब जिस्म से चिपक चुका था। कश्यान गबजनाक आंखों से उस लड़की को देख रहा था जो लंबे लंबे सांस ले रही थी। तुम कौन हो? क्यों बचाया? मुझे मर जाने दो। वो खांसते हुए दहाड़ी हो रही थी। कश्यान ने उसे सीधा करके एक जोरदार थप्पड़ मुंह पर मारा था। पागल हो क्या? मरना इतना आसान होता है? वो लहरों का शोर महसूस करता चीखा था। जारा ने गाल पर हाथ रखकर सामने वाले को देखा। उसकी आंखें खौफ से फैली हुई। ये तो वही आदमी था जो उस दिन शराब के नशे में घूम रहा था, जिसकी गाड़ी में वो घर तक भी गई थी। वो खौफ से पीछे हुई। कश्यान हैरत से उसे देखने लगा था। एकदम वो फुट फुट कर रोने लगी। कश्यान ने सख्ती से आंखें मीच कर खोली। अपना घर बताओ, मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूँ। वो गीली शर्ट को हाथ से झाड़ने लगा जो मिट्टी से भर गई थी। मैं घर नहीं जाना चाहती, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मर जाने दो। वो जमीन पर दोनों हाथ मारकर चीखी तो कश्यान को मजीद तैश आया। उसने बाजू से जकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। वो रोना भूलकर सहमी थी। अब अगर तुम रोई तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो सख्ती से बोला, मार दो मुझे, इज्जत का सौदा करने से अच्छा है मैं मर जाऊं। उसकी सब्ज आंखें सूज चुकी थी। उसे गन्नी से ज्यादा माँ की बातें रुला रही थी। न जाने गन्नी ने इन्हें क्या कहा था कि वो भी उसे ही बातें सुना रही थी। कश्यान ने कामिल को अपना कोट लाने को कहा। वो बेजार सा खड़ा था, लेकिन कश्यान के इशारे पर वो गाड़ी से कोट ले आया था। तुम रो मत, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मरने से मसले हल नहीं होते और खुदकुशी हराम है। कामिल को उसकी बातों पर हैरानगी हो रही थी। वो किसी से इतनी नरमी से बात नहीं करता था और लड़कियों को तो वो हाथ की मैल की तरह रखता था, लेकिन उससे वो नरमी से भी बात कर रहा था और उसे देख भी नहीं रहा था। कामिल, इस लड़की को सही सलामत होटल पहुंचाओ, उसका ख्याल रखने के लिए गार्ड भी रख दो। कश्यान की बातों पर जारा ने उसे देखा। सब आंखों में हैरत थी। वो शख्स अच्छा था या बुरा, जारा को समझ नहीं आई। हैरान तो कामिल भी था, लेकिन वो अभी कुछ कहना नहीं चाहता था। वो रूम में बैठी थी। वेटर अभी उसे गर्म चाय देकर गया था। ठंडे पानी और कुछ बुखार की वजह से वो सर्दी से कांप रही थी। उसे वो शख्स याद आ गया था जिसने गाड़ी में काफी तंग किया था, लेकिन वो अब काफी मुख्तलिफ लगा था, जैसे वो शख्स हो ही ना। दरवाजा नॉक हुआ तो वो डर कर उछली। दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई थी। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोला। तुम यहाँ किस लिए आई हो? दरवाजे पर कश्यान ही था। जारा का दिल चाहा वो यहाँ से भाग जाए। पता नहीं क्यों वो शख्स जब भी सामने आता था वो खौफजदा ही होती थी। जवाब दो लड़की। कश्यान का लहजा सख्त हो गया था। मैं वेट्रेस हूँ, फूड फेस्टिवल में शामिल होने अजमान से आई हूँ। वो डरते हुए बोली, ओके तुम अपना काम अब आराम से कर लेना। मेरा एक खास आदमी तुम्हारे इर्द गिर्द रहेगा। मुझे तुम्हारे बारे में जानने का शौक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहता हूँ, खुदकुशी हराम होती है। अल्लाह ने जिंदगी इमानत के तौर पर हमें दी है, इसकी कदर करना सीखो। और हाँ सॉरी, थप्पड़ गलती से लग गया था। कशियान को काशियान को अपना ही लहजा अजनबी लगा था, लेकिन वो ज़ारा को समझाना चाहता था। खैर तुम रेस्ट करो, मैं यहाँ से गुजर रहा था इसलिए दरवाज़ा नॉक किया था। वो उसकी सहमी सब्ज आंखें एक नज़र देख कर वहाँ से निकला था। सर गनी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? अहकाम की आवाज़ पर वो सीधा हुआ। क्या पता चला है? काशियान के एसाब तन गए थे। सर वो अजमान में रहता है। और वो खामोश हो गया था। और क्या अहकाम? काशियान ने सख्त अंदाज में पूछा। सर उसके बज्जल शेख के साथ तलकात है। बज्जल शाह? काशान का दिल में जैसे आग भड़क उठी थी। बज्जल शाह को वो पिछले 10 साल से ढूंढ रहा था। गनी के साथ उसके तलकात कुछ हजम सा नहीं हो रहा था। बज्जल शेख की मौत मेरे हाथों ही होगी, वो दिल में अहद करता अब सिरकट पीने लगा था। पहले छोटी मछली पकड़ो, फिर बड़ी मछली को मैं अपने हाथ से मारूंगा। वो जो हुक्म सर। वो सर झुकाकर कमरे से निकल गया था। फेस्टिवल का आज दूसरा दिन था। वो जाना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ छुप कर भी कोई फायदा नहीं था। उसके पास तो ड्रेस भी नहीं था। वो जाती भी तो कैसे? कल वो अजनबी शख्स एक ड्रेस देख कर गया था, लेकिन ये उस वेट्रेस वाले हुलिये के लिए मुनासिब नहीं था। वो अभी सोचों में ही थी। दरवाजे पर होती दस्तक पर वो कल की तरह आज भी डर कर सहमी।
वो हिम्मत करती दरवाजे की तरफ आई। गेट पर एक दराज कद आदमी गार्ड के हुलिये में था। उसके हाथ में एक बैग था। मैडम, ये सर ने भिजवाया है, उसे पहन लें और मैं आपको छोड़ कर आऊँगा। वो रोबोट की तरह बिना उसे देखे बोला। ज़ारा ने कांपते हुए उसे पकड़ लिया था। हैरत से उसकी आंखें खुली, क्योंकि वो वही ड्रेस था जैसा उसने पहना हुआ था। वो चुपचाप चेंज करने बढ़ गई थी। आलिया की लोकेशन चेक करता वो आज हैरान हुआ था। वो अजमैन में थी। ये लड़की आखिर क्या चीज़ है, वो यही सोच पाया था। उसे न जाने क्यों उस पर शक होने लगा था। सर, मैं अजमान जाना चाहता हूँ। काशियान को फोन करके उसने इजाज़त लेना चाहिए। जाओ और गनी के साथ अपनी बात भी पक्की कर आओ। काशियान के ज़ुमैनी बात पर वो उछला। सर, मुझसे क्या कुछ छुप सकता है? काशियान का सर अंदाज सुनता अहकाम इर्द गिर्द देखने लगा। हालांकि वो उसके सामने भी नहीं था। लड़की मुझे अच्छी लगी है। अगर तुम्हें पसंद है तो शादी कर लो। ज्यादा ख्वार करने की जरूरत नहीं है। ओके सर। वो शादी का सोच भी नहीं रहा था, लेकिन काशान ने उसकी तवज्जो दिलवाई थी। वो मजीद कुछ कहता, काशान ने कॉल काट दी थी। वो मुतराम चेहरे के साथ कुकिंग रेंज के पास खड़ी थी जब गनी एक बार फिर सामने आया। वो शायद पीछे से आगे आया था। वो चीखती, चम्मच छोड़ती दीवार के साथ लगी थी। नहीं, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे नहीं जाना। वो खौफ से थर थर कांपने लगी। गनी के होंठों पर खबासत थी। उसकी सुर्ख अंगारा आंखों से वो खौफ से मरने वाली हो गई थी। कोई है? वो खौफ से चीखी। मैं हूं ना डार्लिंग, मेरे साथ चलो, आफ्टर ऑल मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब आ रहा था और ज़ारा को लगा था वो सांस नहीं ले पाएगी। गनी ने घराहट के साथ उसका जबड़ा पकड़ा। तुम समझती हो मैं तुम्हारी खबर नहीं रखता। गलत फहमियाँ पाली हुई हैं। मैं गनी भाई हूँ, अजमान का बादशाह, और अब दुबई में अपनी रियासत बनाऊंगा। तभी तो तुम यहाँ हो। मैंने ही मैनेजर को कहा था कि तुम्हें यहाँ भेजा जाए, क्योंकि वैसे तो तुमने हाथ नहीं आना था। वो चबा चबा कर बोलता ज़ारा की सांसें खींच रहा था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हारी मंगेतर से पहले तुम्हारी कज़न भी हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करो। वो हाथ जोड़कर सिसकियाँ लेती इल्तिजा करने लगी थी। कज़न होने का ही फ़ायदा उठा रहा हूँ। गनी ने उसे एक झटके में कंधे पर डाला और पिछली साइड से लेकर बाहर निकला। शाम का अंधेरा फैलना शुरू हो गया था और लाइट्स भी जल रही थी। गनी उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। ज़ारा चीख रही थी। सब अपने अपने खेल में मगन थे। इससे पहले गनी आगे बढ़ता, लंबे कद का खासा ढेल डोल आला शख्स उसके सामने आकर खड़ा हुआ था। गनी रुक गया था। कौन हो तुम? गनी धाड़ा, लेकिन ज़ारा को नीचे नहीं उतारा। लड़की को नीचे उतारो और एवल किंग से मिल लो। वो गर्दन अकड़ा कर बोला तो गनी हैरान रह गया। एवल किंग? वो सोच भी नहीं सकता था कि एवल किंग उसके सामने आएगा। काशियान ने चेहरे पर मास्क लगाया था जिससे वो असल चेहरा नहीं देख सकता था। ओ, तो तुम एवल किंग हो जिसकी दहशत पर हर जगह है। एवल किंग, द ग्रेट माफिया किंग। हाँ हाँ, गनी का कहका गूंजा था। काशियान अपनी जगह खड़ा रहा था। ज़ारा को उसने नीचे उतारा और एक झटके में उसने चाकू निकाल कर गले पर रख दिया। ज़ारा चीख भी नहीं पाई थी। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। बुज़दिलों की तरह औरत को दरमियान में लाएगा तो मुकाबला करने का मज़ा नहीं आएगा। कशियान के लहजे में कुछ तो था जो गनी को ठठरा रहा था। उसने चाकू का दबाव बेदर्द तरीके से ज़ारा के गले पर डाला तो वो चीख कर रोने लगी। तेज धार होने की वजह से एक गहरा कट गले पर आ गया था। रंग बिरंगी रोशनियों में वो उसका चेहरा देख रहा था जो सुर्ख हो रहा था। सब्ज नगीने गुलाबी हो चुके थे। काशियान को अपना दिल डूबता महसूस होने लगा। वो लड़की बहुत खूबसूरत थी। कल और आज की मुलाकात उसे हैरान ही तो कर रही थी। काशियान ने नज़र हटाकर गनी को देखा। जबड़े किससे वो गनी को देख रहा था। गनी ने ज़ारा को रेत पर फेंका और खुद भागने लगा। रुको, वो उसके पीछे भागा, लेकिन ज़ारा चीख रही थी। वो दर्द से दौड़ी होती ज़मीन पर लेट गई। काशियान उसे छोड़कर ज़ारा की तरफ आया। उठो लड़की, चलो मेरे साथ। उसे सीधा करता वो बोला। गले से निकलते खून को वो हैरानी से देखने लगा, एकदम जैसे उसे दिल में दर्द महसूस हुआ था। आंखें खोलो लड़की, तुम ठीक हो? बताओ वो कौन था? तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा था? कशियान उसे बाहों में भरता ऊंची आवाज में बोला। समुंदर के करीब अब गानों का शोर बुलंद था। वो शायद खौफ से बेहोश हो गई थी। खून बहने लगा तो वो उसे उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा।
اب اسے کسی بھی طرح ہاسپٹل لے کر جانا تھا۔ کاشیان نے اپنا ماسک اتار دیا تھا۔ بینڈیج ہوئے گلے اور انجیکشن کی وجہ سے وہ غدری میں تھی۔ شکر تھا کہ وہ ونگز نہیں کٹی تھی، ورنہ وہ زندہ بھی نہ رہ پاتی۔ کاشیان کو پہلی بار کسی کی تکلیف محسوس ہو رہی تھی۔ اس وقت اس نے ہوڈی پہن رکھی تھی جس سے اس کا چہرہ کسی کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی تو خوبصورت کمرے میں خود کو دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھی۔ لیٹی رہو، تمہاری گردن پر زخم ہے، تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے، وہ بھاری آواز میں بولا تھا۔ مجھے میرے گھر جانا ہے ابھی اسی وقت۔ گلے میں ہوتے درد کے باوجود وہ چیخی تھی۔ کاشیان کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ واٹ دا ہیل! کیا میں پاگل ہوں؟ کیا میرے منہ پر بیوقوف لکھا ہے؟ لڑکی، مزے سے تم سو رہی اور میں یہاں سنگل صوفے پر بیٹھا ہوں کہ میڈم اٹھیں اور میں انہیں گھر چھوڑ آؤں، اور تم اٹھ کر مجھ پر ہی شاؤٹ کر رہی ہو۔ کاشیان کی سرخ آنکھیں اور اونچی دھاڑ پر خوف سے کانپی۔ مجھے معاف کر دیں، مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے کاشیان کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے لباس میں تھی۔ کاشیان اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ سنو، تم پریشان نہ ہو، میں نہیں جانتا وہ کون تھا، لیکن وہ اب بچے گا نہیں۔ اس نے میرے شہر میں یہ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، اور میں اپنے ریاست میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ وہ سرد انداز میں بول کر زارا کو بھی سمانے لگا۔ آپ غنڈے ہو؟ زارا نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کاشیان کے لب مسکرائے تھے۔ میں ایول کنگ ہوں، دبئی کا مافیا ڈان اور ایک خطرناک قاتل۔ وہ اس کے قریب جھک کر بولا تو زارا خوف سے سفید پڑی تھی۔ ڈر کر وہ پیچھے ہوئی تو کاشیان مسکرایا۔ مذاق کر رہا ہوں لڑکی، زارا کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ وہ میرا منگیتر ہے، وہ نظر جھکا کر بولی۔ کاشیان چپ سا رہ گیا تھا۔ کامل تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا کر آئے گا، فی الحال تم ریسٹ کرو، ابھی صبح کے 4 بجے ہیں۔ وہ اس کے وقت بتانے پر حیران ہوئی تھی۔ وہ ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالتا کمرے سے نکل گیا تھا۔ کامل کے ساتھ وہ گھر تک آئی تھی۔ کامل کے ساتھ ایک آدمی بھی تھا جسے وہ جانتی نہیں تھی۔ کامل نے ایک نظر بھر کر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ فلیٹ کے قریب گاڑی رکی تو وہ گلے پر سکارف درست کرتی باہر نکلی۔ سر نے کہا تھا کہ آپ کو اوپر تک پہنچا کر آؤں۔ وہ سر جھکا کر بولتا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ لفٹ میں اوپر بڑھی اور دروازے کی بیل دی۔ کامل مڑ گیا تھا جب دروازہ کھلا۔ زارا! ایک لڑکی کی آواز پر وہ مڑا تو جیسے وہ سن ہوا تھا۔ شولڈر کٹ بالوں والی معصوم سی لڑکی سفید ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے کھڑی تھی۔ کامل اسے دیکھتا حیران رہ گیا۔ وہ کافی خوبصورت تھی اور سب سے زیادہ اس کے چہرے پر معصومیت تھی۔ اتنی معصومیت اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کامل بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھتا رہا۔ تم 2 دن بعد آنے والی تھی، اور یہ کون ہے؟ کامل ابھی کچھ فاصلے پر ہی تھا جب اس نے پوچھا تھا۔ یہ میرے ہوٹل کے مینیجر ہیں، میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی لیے انہوں نے وہاں کسی اور لڑکی کو بلا لیا۔ وہ جھوٹ بول کر اندر بڑھنے لگی، لیکن سارا دروازے پر کھڑی تھی۔ تھینک یو مینیجر، یہ لڑکی تو اپنا خیال نہیں کرتی، شکر ہے تم نے ہی کر لیا، وہ کہتے ہوئے ہنسنے لگی۔ کامل جو زارا کی بات پر غصے میں آ رہا تھا، اس لڑکی کی بات پر مسکرا کر سر ہلانے لگا۔ وہ شاید پہلی بار مسکرایا تھا، اسے یاد نہیں تھا وہ کب مسکرایا تھا۔ کامل اب بھی اسے دیکھ کر ارد گرد سے بے خبر تھا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا۔ او مائی گاڈ، یہ کیسے پاسبل ہے؟ وہ فائل دیکھتا حیران ہی تو ہوا تھا۔ اس نے اپنے خاص آدمی سے عالیہ کی انفارمیشن نکلوائی تھی۔ عالیہ غنی کی بہن کیسے ہو سکتی تھی؟ اور پھر وہ دبئی میں کیا کرنے گئی تھی؟ اور اتنی جلدی واپس بھی کیسے آ گئی تھی؟ اسے افسوس کے ساتھ ساتھ دکھ بھی تھا۔ جو لڑکی اسے اچھی لگنے لگی تھی وہ نکلی بھی تو کس کی بہن؟ غنی کی، جس سے کاشیان سر نفرت کرتے تھے، جس کے بزدل شیخ سے تعلق تھے، جس نے کاشان سر کے خاندان کو تباہ کیا تھا۔ اس کے سینے میں آگ بھڑکنے لگی تھی۔ اس وقت وہ رات کے اندھیرے میں عالیہ کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ یہ ایک پیلس تھا، ہائی سیکورٹی کے باوجود وہ سب کو چکما دیتا۔ پائپ سے اوپر آیا، سارا گھر گھوم کر وہ جائزہ لیتا، عالیہ کا کمرہ ڈھونڈنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ وہ ڈارک براؤن لانگ نائٹی میں کھلے بالوں کے ساتھ اپنے کمرے سے نکلتی نظر آئی۔ اوپر گاؤن بھی پہنا ہوا تھا۔ کامل دیوار کی اوڑ میں ہو گیا۔ جب وہ دیوار کے قریب آئی تو احکام نے اس کا
ہاتھ جھٹکے سے پکڑا۔ اس سے پہلے وہ چیختی حکام نے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور حیران بھی ہوئی، تم میرے گھر میں کیسے آ گئے؟ وہ غصے سے چیخی تھی۔ حکام تنزیہ مسکرایا تھا، پاؤں سے چل کر آیا ہوں۔ اس کے الٹے جواب نے عالیہ کا غصے سے برا حال ہوا تھا۔ تم دفع ہو جاؤ یہاں سے ورنہ میں اپنے بھائی کو بلا لوں گی، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ حکام نے کہکا لگایا تھا، غنی کی بہن ہو تو ہونا۔ اس کے اس پرسرار انداز پر عالیہ ڈر سی گئی تھی۔ غنی کی بہن تم جیسی بے شرم ہی ہو سکتی ہے؟ وہ اسے بازو سے جگڑ کر سختی سے بولا، ہاں ہوں بے شرم، بتاؤ کیا کر لو گے؟ تم تو بہت شریف انسان ہو نا، ایک لڑکی کے گھر میں ایسے داخل ہوتے تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ ڈرنا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے سرد انداز اور سختی سے بازو پکڑنا عالیہ کی جان ہی نکال رہے تھے۔ نہیں، میں پیدائشی ہی بے شرم ہوں، اور میں تم سے شادی کر لوں گا اور پھر تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہیں قبر میں دفنا کر عیش کروں گا۔ وہ کان کے قریب سرد انداز میں سرگوشی کرتا عالیہ کی جان ہی نکالنے والا تھا۔ عالیہ نے اسے زور سے دھکا دیا تھا، وہ چند انچ ہی ہل پایا۔ سیاہ ہڈی میں اس کا کستری بدن اور بھی خوبرو لگ رہا تھا۔ مجھ سے شادی کرو گے؟ وہ اس کے قریب جھک کر پوچھنے مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کے قریب جھک کر پوچھنے لگا۔ عالیہ کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں سچائی تھی۔ مجھے نہیں کرنی تم جیسے پاگل آدمی سے شادی۔ عالیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا لیکن حکام نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ شادی تو میں تم سے ہی کروں گا، اگر دوبارہ تم مجھے ادھر ادھر بیٹھی یا کسی کے ساتھ گھومتی نظر آئی تو ٹانگیں توڑ دوں گا، اور تم میری طاقت کو اچھے سے جانتی ہو۔ وہ گن نکال کر اس کی گردن پر رکھتا بولا، کیا تو وہ آدمی کبھی چٹکی کاٹتا تھا، کبھی چاقو گردن پر رکھتا تھا اور کبھی گن سے ڈراتا تھا؟ عالیہ ڈرنا نہیں چاہتی تھی لیکن وہ ہر بار ڈرا دیتا تھا۔ اپنا خیال رکھنا، چاکلیٹ جلدی تمہیں لینے آؤں گا اور اپنی دنیا میں لے جاؤں گا اور پھر تم میری غلام بنو گی۔ وہ لب دبا کر مسکراتی آنکھوں سے بولا تھا۔ عالیہ اس کے چاکلیٹ کہنے پر حیران ہوئی لیکن اگلے لفظوں پر اس نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ میں مر کر بھی تم سے شادی نہیں کروں گی، وہ گن والے ہاتھ کو دور ہٹاتی بولی تھی۔ حکام اس کی نہ ڈرنے والی ادا پر مسکرایا۔ شادی تو میں تم سے کروں گا مس چاکلیٹ۔ اس کے سر پر ہلکا سا اپنا سر مارتا وہ پلک جھپکاتے وہاں سے غائب ہو گیا۔ عالیہ جو سر مسل کر اسے دیکھنے کے لیے سیدھی ہوئی تو وہ وہاں نہیں تھا لیکن اس کی تیز خوشبو ضرور وہاں گھوم رہی تھی۔ وہ چلی گئی ہے جس کے فراق میں تم ڈوب کر بیٹھے ہو۔ کامل اندر آتے تنزیہ بولا تھا۔ 2 دن میں اس لڑکی کے پیچھے خوار ہوتے کامل نے اسے بہت غور سے دیکھا تھا۔ وہ کبھی کسی کو اتنی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ شٹ اپ! اور مال کا کیا بنا، کب آئے گا؟ وہ بات بدلنے کو بولا۔ ویسے لڑکی کافی اچھی ہے، شادی کر لو، گھر بار اور بچے ہوں گے تو تم یہ فضول کام چھوڑ دو گے۔ کامل کا چہرہ آج کھلا کھلا تھا اور اس کی چہکتی آواز پر کاشیان کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ اوہ، تو تم چاہتے ہو 10 سال کی محنت کو میں کوڑے میں جھونک دوں؟ اور یہ محنت کتنے قتل کیے، کتنے غیر قانونی کام کیے، یہ بھی بتا دو۔ کامل برخاستہ بولا، تم میرے ہاتھوں مرنا چاہتے ہو کیا؟ کاشیان اٹھ کر اس کے پاس آیا، ایک مکہ زور سے اس کے منہ پر مارا۔ اس غم سے نکل آؤ، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ کامل ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے لگا۔ کاشیان کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ تم چاہتے ہو میں اپنے باپ، اپنی بہنوں، اپنی ماں کے قاتل کو معاف کر دوں؟ کاشیان غصے سے چیخ کر کامل کا گریبان پکڑتا بولا تھا، معاف نہیں، لیکن اپنی زندگی تباہ نہ کرو۔ کامل نے اس کو سینے سے لگا لیا۔ آج کاشیان نے بازو پیچھے نہیں کیے تھے بلکہ اس نے کامل کو آج خود سینے سے لگایا تھا۔ آج وہ ریسٹورنٹ آئی تھی، مینیجر نے اس کی اچھی خاصی بے عزتی کی تھی گھر میں ماما نے، اور اب اس مینیجر نے سر درد بڑھا دیا تھا۔ وہ ڈرتی بھی رہی تھی کہیں غنی نہ آ جائے لیکن شکر ہے وہ نہیں آیا تھا۔ زارا، ایک ساتھی ویٹر نے اسے پکارا تو وہ چونک گئی۔ کیا ہوا؟ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ زارا کو شک ہوا تھا جیسے وہ لاونیا کے بارے میں بتانا چاہتا ہو۔ ہاں بولو، کیا ہوا ہے؟ زارا نے اپنی حالت پر قابو پایا۔ وہ لاونیا نے نوکری
नौकरी नहीं छोड़ी, उसका कत्ल हो गया। वेटर के माथे पर पसीना आ गया था। ज़ारा ऊपर जो रूम्स है ना, वहाँ मैनेजर लड़कियां भेजता है, और जो होटल का मालिक है उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। वो डरते डरते बोलने लगा तो ज़ारा की आंखें खुल गईं, और लावण्या ने अपनी इज्जत बचाना चाही थी, तभी उसे मार दिया। तुम होटल के मालिक का नाम जानते हो? ज़ारा ने डरते डरते पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन वो बहुत कम यहाँ आए हैं। अच्छा, तुम काम करो, मैं कुछ करती हूँ, मैनेजर आ रहा है। वो जल्दी से बोला बोला कर ओवन के पास खड़ी हो गई थी। पिछली 2 रातों से वो बेचैन था, उसे कहीं सुकून नहीं था। माल भी बासानी पहुंच गया था। बज़ल शेख के बारे में अहकाम अब भी खोज लगाने में बिजी था। सब ठीक था, लेकिन वो फिर भी बेचैन था। आज भी वो काउच पर बैठा सिगरेट पी रहा था। 2 दिन से उसकी यही रूटीन बन गई थी। उसे वो लड़की याद आ रही थी। दिल चाहा एक बार उसे देख ले, लेकिन देखता भी तो कैसे? वो वहाँ होती तो देखता ना। वो 2 दिन उसके पास रही थी, और इन 2 दिन में वो दुनिया भुलाकर उसे देखता रहा था। और अब वो गई तो जैसे काशियान को बेसुकून कर गई थी। नींद आ ही नहीं रही थी, बस वो लड़की और उसकी गर्दन पर लगी चोट आंखों के सामने आ जाती। जब भी आंखें बंद करता, सब्ज नगीने चमकने लगते। कई बार उसने सोने की कोशिश की, लेकिन नींद रूठी हुई थी। ऐसा तो जूही की मौजूदगी में भी नहीं होता था। वो उसकी दोस्त थी, लेकिन वो कभी उसकी ज्यादा तारीफ नहीं करता था। ना ही किसी लड़की से उसने हद पार की थी। वो थोड़ा आवारा था, लेकिन वो इज्जत भी करना जानता था, और उस लड़की के लिए काशियान को इज्जत का एहसास होता था। वो गुलाबी गालों वाली लड़की उसके दिल पर कब्जा जमा चुकी थी। नहीं, मैं नहीं रह सकता, वो मुझे चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए। उससे बुड़बुड़ाता वो काउच से उठ खड़ा हुआ, आंखें रत जगह से सुर्ख हो रही थीं। वो कामिल के कमरे की तरफ बढ़ा। वो पीठ के बल बेसुध सो रहा था। काशियान ने कंफर्ट हटाकर उसे बाजू से पकड़कर खड़ा किया था। कामिल हड़बड़ा कर उठा। सामने काशियान को उलझे हुलिये में देखता वो हैरान भी हुआ। उसने घड़ी की तरफ देखा जो सुबह के 6 बजा रही थी। क्या हुआ, सब ठीक है? वो डर कर उसके कंधे पर हाथ रख कर पूछने लगा। कुछ ठीक नहीं है, मुझे वो लड़की चाहिए, उसे मेरी आंखों के सामने लाओ। वो मेरा सुकून साथ ले गई है, वो सितमगर है, उसे क्यों मेरा ख्याल नहीं आया? काशान जिद्दी बच्चे की तरह बोला। कामिल को उसकी जहनी हालत बिगड़ी हुई लगी। कौन सी लड़की? कामिल ने हैरत से पूछा। जिसे तुम अजमान छोड़कर आए हो, मुझे वो हर हाल में चाहिए। क्या तुम पागल हो? वो कोई चीज़ नहीं है। और उसने कौन सी तुमसे मोहब्बत की पींगे बनाई थी जो वो सितमगर बन गई? कामिल, मुझे वो चाहिए, तू बस तो बस चाहिए। वो धाड़ कर सुर्ख आंखों से बोला। उसका जुनूनी अंदाज कामिल को भी परेशान कर रहा था। अच्छा, काम डाउन, वो मैं तैयार हो जाऊं, फिर चलते हैं। जाओ, तुम भी रेडी हो जाओ। हाँ, मुझे रेडी होना है। वो बुड़बुड़ाता हुआ कमरे से निकला तो कामिल हैरान हुआ। वो शायद मजनू ही बन गया था। सफ़ेद शर्ट पर उसने ब्लैक कोट पहना, बड़े हुए बाल उसने अच्छे से सेट किए, गले में लटका लॉकेट उसने शर्ट से बाहर निकाला था। वो आज सबसे हैंडसम लगना चाहता था। परफ्यूम की आधी बोतल अपने ऊपर नढेल कर भी वो मुतमिन नहीं था। मैं आ रहा हूँ माई लव। वो सोच में डूबा। क्या मुझे उससे प्यार हो गया है? वो सोचता हुआ शीशे में देखने लगा। नहीं, वो बस मेरा सुकून है, जिसे देखकर मैं सुकून में आता हूँ। हाँ, तभी मैं उसे अपने पास रखूंगा, ताकि मैं सुकून में रह सकूं। काला दुरुस्त कता वो महंगी चेनों वाली घड़ी पहनकर जूते पहनने लगा है। काम को उसने काल मिलाई थी। वो अजमान में ही था। उसे वही रुकने का कहकर वो ग्रैंड माँ के कमरे में आया। ग्रैंड माँ, वो उसके गले से लगा। ग्रैंड माँ, मैं आपके लिए एक लेडी पार्टनर ला रहा हूँ। वो मुस्कुराकर बोला तो ग्रैंड माँ हैरान होती मुस्कुराई। माई सन। उन्होंने उसकी फिशानी चूमी थी। ग्रैंड माँ, दुआ करना वो मुझे मिल जाए। वो बेयकीनी से बोला था। वो तुम्हें ज़रूर मिलेगी, मैं बहुत ज़्यादा दुआ करूँगी, तुम खुश रहो। वो काशियान के बाप के जाने के बाद कम बोलने लगी थी, लेकिन वो आज बोल रही थी, और काशियान उनके हाथ चूमता खुशी से पागल हो रहा था।
कामिल तुम रेडी हो? वो कमरे में आया तो वो अभी शर्ट पहन रहा था। आर यू मैड? मैंने कहा था मुझे वहाँ जल्दी जाना है और तुम अब शर्ट पहन रहे हो? चलो जल्दी करो। काशियान आगे आता उसकी शर्ट के बटन बंद करने लगा। कामिल को उसकी जल्दबाजी देखकर हंसी ही तो आने लगी थी। कोई फालतू बात ना करना, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा, बस तुम ये लगाओ। वो टाई उसे देता परफ्यूम छिड़कने लगा। कामिल हंसता हुआ तैयार होने लगा था। उसके जहन में वही वाली लड़की घूमने लगी। वो शायद उसकी बहन थी। कुछ देर में वो ड्राइवर के साथ अजमान के लिए निकले थे। तुमने वेट्रेस का लिबास नहीं बदला? वो आज जल्दी उठ गई थी। सारा को देखकर वो हैरान भी हुई लेकिन बोली कुछ नहीं, दिल नहीं कर रहा मेरा। वो चेयर पर बैठ गई। सारा ने उसके सामने काफ़ी रखी थी। वो कब से ज़ारा की खामोशी को नोट कर रही थी लेकिन कुछ कहा नहीं। वो ब्रेड पर नुटेला लगाए मज़े से खाने में मगन हो गई जबकि ज़ारा काफ़ी को घूरने में लगी थी। मामा आज भी रूम से बाहर नहीं आई। सारा ने ज़ारा को जगाने के लिए बात की। वो अब भी चुपचाप थी। ज़ारा मैं तुमसे पूछ रही हूँ। वो उसका कांधा हिलाते चीखी। सारा को जल्दी गुस्सा आता था। ज़ारा हड़बड़ाकर सीधी होने लगी। क्या हुआ है? सारा को उसकी गैर दिमागी पर गुस्सा आने लगा। मामा बाहर क्यों नहीं आई? मामा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, ज़ारा ने आंखें चुराकर कहा। ज़ारा तुम मुझसे जब कुछ छुपाती हो मेरा दिल करता है तुम्हारा सर फोड़ दूं। जो जो तो जैसे किसी सहारे की तलाश में थी। ज़ारा रोते हुए उसके सीने से लग गई। सारा को एहसास हो गया था कि वो कुछ गलत कर चुकी है। क्या हुआ ज़ारा? क्या गनी ने कुछ कहा है? सारा वो बहुत बुरा है। वो कहता है वो मुझे बेच देगा और मामा को भी उसने न जाने क्या कहा। वो मेरी बात भी नहीं सुन रही। उन्हें लग रहा है गनी ठीक है। मुझे गनी की बात माननी चाहिए और वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती। वो रोते रोते अब हिचकियाँ लेने लगी। चुप करो, मेरे साथ अंदर आओ। वो उसे चेयर से उठाकर अंदर चली गई। देखो ज़ारा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। वो उसके आंसू साफ करने लगी तो ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। वो बहुत कम नरमी से बात करती थी और आज तो वो काफ़ी नरम पड़ गई थी। ज़ारा को आज से पहले अपनी छोटी बहन कभी इतनी अच्छी नहीं लगी थी। हाँ बोलो सारा, वो आंसू साफ करती उसके पास होकर बैठी। मामा, अभी वो कुछ बोलने ही लगी थी जब बाहर तेज दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। वो दोनों खौफ से उछली। सारा, गनी आ जाएगा, मुझे वो ले जाएगा। सारा प्लीज़ उसे रोको। वो थर थर कांपती रोने लगी थी। रुको, मैं देखती हूँ, तुम बाहर ना आना। मामा को पता नहीं चलना चाहिए वरना बहुत बुरा हो जाएगा। वो उसका गाल थपथपाती बाहर निकली थी। वो खौफ से दबकी हुई थी जब बाहर से शोर बुलंद होने लगा। सारा, वो कांपने लगी, कहीं गनी सारा को ना ले जाए। वो गले में स्कार्फ बांधकर बाहर भागी। दरवाजे से ही बाहर ही वो रुकी और दीवार का सहारा लेकर गिरने से बचाया। ये तो वही आदमी था जिसने उसकी जान बचाई थी। वो यहाँ क्या कर रहा था? उसने अजिया मामा को देखा जो सोफे पर बैठी हैरान थी। उसने ज़ारा को देखा और फिर उसकी माँ की तरफ मुड़ गया। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप इस लड़की की माँ हैं तो जाहिर है मैं आपसे ही कहूँगा। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ पर उसकी आवाज़ पर ज़ारा की गिगी बदी। वो ऊंचा लंबा शख्स जो कुछ दिन पहले उसे थप्पड़ मारकर हदायत देता गायब हुआ था और दूसरी मुलाकात का हादसा भी उसे याद था, आज उनके घर आ गया था। ज़ारा जो वेटर के लिबास में थी हवास बाख्ता खड़ी थी। अजिया, ज़ारा की माँ ने हैरत से उस लड़के को देखा जो हुलिये से किसी रियासत का शहजादा लग रहा था, जिसके गले में चाकू नुमा लाकेट था। अबरूर पर एक कट भी था। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में दाखिल होने की? ज़ारा चीखी थी। बेटा, आप शायद गलत घर में आ गए हैं क्योंकि ज़ारा की मंगनी हो चुकी है। माँ जी, जिससे आपने उसकी मंगनी की थी वो एक आवारा शख्स है जिससे अपनी मंगेतर की इज्जत का ज़रा ख्याल नहीं, जिसने मुझसे बचने के लिए अपनी मंगेतर की ही गर्दन पर चाकू रख दिया था। और बताऊं तो आपकी बेटी का वो सौदा करने वाला था। ज़ारा की आंखें फैली, उसने नफ़ी में सर हिलाया। मैं वो तेजी से ज़ारा की जानिब आया जो थर थर कांप का सर भी नफ़ी में हिला रही थी। उसने एक झटके में गर्दन से स्कार्फ हटाया।
वहाँ सफेद पट्टी बंधी थी। उसने नरमी से वो पट्टी जुदा की तो गर्दन पर एक गहरा निशान था। ज़ारा दर्द से सिसकी तो काशियान की आंख भी सुर्ख हुई। उसे दर्द अपने दिल में महसूस हुआ था। अजिया बेगम की आंखें फैली, जबकि सारा भी मुंह पर हाथ रखते सहमी थी। अब बताएं, ऐसे मंगेता से शादी करवाना चाहेंगी जो आपकी बेटी पर जुल्म करता है? मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा और उस 2 टके के मंगेतर की दुर्गत भी मेरे हाथों से बनेगी। बस आप बताएं, शादी करवाएंगी या नहीं? वो दो टोक अंदाज में बोलता ज़ारा से दूर खड़ा हो गया था। नहीं, मैं आपसे अब भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मैं गनी को पसंद करती हूँ, उसी से शादी करूंगी। ज़ारा चीख कर बोली तो कशियान ने जबड़े कसे थे। तुम झूठ क्यों बोल रही हो शाह? तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। अगर तुमने इनकार किया तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। कामिल ने जल्दी से उसके कंधे पर हाथ रखा, जो गुस्से से बेकाबू हो रहा था। अजिया बेगम भी घबराने लगी। सारा गनी को फोन करो, वो चीख कर बोली। कशियान हैरान हुआ। गनी? उसने हैरत से सारा को देखा। उसने भी गनी का नाम लिया था। कौन गनी? कशियान की आंखें सुर्ख होने लगी। गनी आकाश? कशियान ने सर सराते अंदाज में पूछा। अजिया बेगम ने सर हिला दिया था। उसने एक नज़र ज़ारा को देखा। जो उस दिन तुम्हें लेकर जा रहा था वो गनी था। उसने बेयकीनी से ज़ारा को देखा, जो अब रो रही थी। ज़ारा ने भी सर हिलाया तो कशियान की हिम्मत जैसे जवाब दे गई। उसने एक जोरदार ठोकर से शीशे का टेबल दूर फेंका। उसकी आंखें सुर्ख हो गई थी। सारा और अजिया की चीख गूंजी। कामिल ने आगे आकर कशान को पकड़ा। वो इस प्यारी सी लड़की को देखा जो चीख रही थी। कशान, रुक जाओ, वो उसे पकड़ता बोला। अहकाम दरवाजे के पास था। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ? वो मेरे सामने था, मैंने उसे कैसे छोड़ दिया? तुम उस दिन क्यों नहीं बोली थी? उसकी दहशत पर ज़ारा ने कानों पर हाथ रखे। वो काफी डर गई थी। चलो यहाँ से कशियान। कामिल ने उसे वहां से ले जाना चाहा, लेकिन उसने उसे धक्का दिया और खूंखार तीवर लिए ज़ारा की तरफ बढ़ा था। कशियान ने जोर से कामिल को दूर किया और ज़ारा की तरफ बढ़ा। गनी को फोन करो, उसने ज़ारा की कलाई पकड़कर सख्ती से कहा। उसकी आंखों से आगे ही शोले निकल रहे थे। नहीं, मैं नहीं करूंगी। वो खौफ से मर जाने को थी। कशियान की आंखों में खून उतरा आया था। अगर तुमने फोन ना किया तो मैं कसम से सब तबाह बर्बाद कर कर दूंगा। ज़ारा की आंखों के आगे खौफ से अंधेरा आने लगा। कामिल ने उसकी हर हालत देखी थी। वो हिम्मत करके दोबारा आगे आने लगा। कशियान, तुम निकाह करना चाहते हो, निकाह करो, लेकिन उसे तकलीफ ना दो। उसकी हालत देखो। और गनी को अभी पकड़ना ठीक नहीं है। बज़िल शेख को फिर हम कभी नहीं पकड़ पाएंगे, और ना उसके अड्डे के बारे में खुफिया अड्डों के बारे में पता लगेगा। कामिल ने पत्ते की बात की थी, लेकिन कशियार का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। साथ वाले फ्लैट में कोई मर्द है तो उसे बुला कर लाओ। अहकाम को हुक्म देकर वो वापस ज़ारा की तरफ मुड़ा। ये पकड़ो, चेंज करो। उसने ज़ारा को पैकेट दिया। ज़ारा ने अजिया को देखा, जो थोड़ी डरी हुई थी। कशियान के गार्ड्स अंदर आ गए थे। उन्होंने अब उन पर गन्स तानी थी। कशियान, वो औरतें हैं, गन्स हटाओ। कामिल ने उसे फिर समझाया और गार्ड्स को इशारा दिया। नाजुक सी लड़की की तकलीफ कामिल को बेचैन कर रही थी। गार्ड अब दरवाजे के पास खड़े हो गए थे। जाओ, चेंज करो, वो चीखा था। उसके लहजे की वहशत ज़ारा को सहमा रही थी। वो तो गनी से भी ज्यादा जालिम था। 2 दिन नरमी दिखाकर हक लेने आ गया था। ज़ारा के आंसू बहे जा रहे थे। कशियान ने अपनी उंगलियों से उसके आंसू साफ कर दिए। वो दूर हो गई तो कशियान तंजिया मुस्कुराया। आदर डालो, क्योंकि मैं कुछ देर में पूरा हक रखने वाला हूँ, और अब तुम मेरी जिद बनने वाली हो। वो लिटे सवार का तंजिया मुस्कुराने लगा था, लेकिन उसकी आंखों में कर्ब था। जाओ, चेंज करो, वो आंखें दिखाकर बोला तो ज़ारा उसकी नजर से डरती अंदर भाग गई। कामिल, मेरे यार, तेरे भाई का निकाह है और तू खामोश खड़ा है। वो अपनी हालत पर काबू पाकर मुड़ा तो कामिल से बोला। कामिल ने उसकी हालत समझ ली थी, मगर वो अब भी यही चाहता था निकाह हो जाए। सासू माँ, मिठाई है यहाँ क्या? वो किचन की तरफ देख कर बोला। वो क्या है, ना निकाह है ना मेरा, तो मुंह मीठा किए बिना जाऊंगा तो नहीं। सारा भी अब संभल गई थी। वो भी यही चाहती थी कि ज़ारा यहाँ से निकल जाए, वरना जिया बेगम जो सोच कर बैठी थी वो अगर हो जाता तो ज़ारा बर्बाद हो जाती। मैं लाती हूँ, सारा सहम कर बोली। वो किचन की तरफ भागी। फ्रिज में कोकोनट चॉकलेट पड़ी थी। वो इन्हें प्लेट में सेट करके ले आई थी। जाओ लड़की, अपनी बहन को की मदद करो, कहीं वो शहीद ही ना हो जाए। उसने सारा
ज़ारा को हुक्म दिया था, वो अंदर की तरफ गई थी। अरे सासू माँ, आप क्या कर रही हैं? बैठे कुछ बातें करते हैं। अजिया बेगम उठने लगी थी जब काशियान उनके पास बैठ गया। अपनी गन और ख़ास चाकू निकाल कर सामने रख दिया। अजिया बेगम की हालत बुरी होने लगी थी। अच्छा सुने, आपकी बेटी का नाम मुझे नहीं पता, उसका नाम और बाकी बातें तो ज़रा बता दें ताकि मौलवी साहब को कुछ मुश्किल ना हो। कामिल, मौलवी साहब लाओ, निकाह अच्छे तरीके से होगा। काम को हुक्म देकर वो दोबारा रजिया बेगम की तरफ मुड़ गया था। सारा, मैं क्या करूं? मैं ये निकाह नहीं करना चाहती। मामा तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगी, वो तुम्हें गनी के हवाले कर देंगी, गनी मुझे मार देगा। वो रोती हुई बेड से उठी। सारा का चेहरे पर आम से तासरात थे। ये जोड़ा पहन लो, कुछ देर में निकाह है, तुम ये निकाह कर लो, क्योंकि गनी से बचने का यही एक तरीका है। तुम पागल हो सारा? वो चीखी तो सारा ने उसे देखा। गनी के हाथों बिकने से अच्छा है तुम निकाह कर लो। वो शख्स तुम्हें पूरे तरीके से अपना रहा है। जानती हो, वो शख्स मुझे सच्चा लग रहा है। वो तुम्हें गनी से बचा सकता है तो तुम्हारी हिफाजत भी कर लेगा। तुम मामा की सच्चाई अच्छी तरह नहीं जानती, इसीलिए तुम जिद कर रही हो। क्या मामा की क्या सच्चाई, क्या कहना चाहती हो? छोड़ो सब बातें, मैं तुमसे खुद राब्ता करूंगी। बस तुम निकाह करके यहाँ से निकल जाओ। जाओ, ये पहनो। उसने रेड लॉन्ग मैक्सी उसकी तरफ बढ़ाई। वो सादा सी थी, लेकिन उसका रंग और डिज़ाइन बहुत प्यारा था। उसका दुपट्टा गोल्डन था, जो काफ़ी खूबसूरत था। ज़ारा चुपचाप बाथरूम में चली गई थी। कुछ देर बाद सारा उसे तैयार करके बाहर बढ़ी थी। अजिया बेगम ने ज़ारा को देखा तो इन्हें शदीद गुस्सा आने लगा था, जो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। सारा ने एक नज़र मामा को देखा और चैलेंज किया। अजिया बेगम पहलू बदलने लगी। काशियान ने ज़ारा को देखा तो वो पलके झपकाना भूल गया था। हल्के मेकअप और डार्क लिपस्टिक से उसके होंठ काफ़ी प्यारे लग रहे थे। सब्ज नगीनों में हल्का हल्का पानी था। चले मौलवी साहब, निकाह शुरू करें। उसने जज्बात पर काबू पाकर मौलवी को हुक्म दिया। अजिया बेगम ने कई बार कोशिश की थी कि निकाह ना हो, लेकिन जो किस्मत में लिख दिया जाए उसे कौन टालता है। कुछ ही देर में ज़ारा मोगीस की किस्मत काशान अजगन के साथ लिख दी गई थी। उसने कांपते हाथों से साइन किए थे। जितना काशान यहाँ जानता था, काशान यहाँ आते वक्त खुश था। अब इतना ही अजियत में भी था, लेकिन एक सुकून भी था कि ज़ारा उसे मिल गई थी। चले मौलवी साहब, दुआ करवाएं। काशान ने मुंह पर हाथ फेर कर कहा। मौलवी साहब पहले ही गंज और इतने लोग देखकर डरे हुए थे। उन्होंने फौरन दुआ करवाई। मौलवी साहब, ये भी दुआ करवाएं कि मैं अपने दुश्मनों को अंजाम तक पहुंचा सकूं और नहायत तकलीफ से अंजाम तक पहुंचाऊं। वो अजिया बेगम को देखकर बोला तो उन्होंने सफ़ेद होते चेहरे से काशान को देखा, जो अपनी ब्राउन आंखों से इन्हें घूर रहा था। चले सासू माँ, रुखसती का वक्त हो गया है। कुछ देर बाद वो उठा था। ये ले मेरी और आपकी बेटी के निकाह की मिठाई। अहकाम जो मिठाई कुछ देर पहले ही लाया था वो उसने टेबल पर रख दी। अब शादी की है तो सारी रस्में निभानी होगी। चलो भाई, सब मुंह मीठा करवाओ। सारा के हाथ पर उसने मिठाई रखी तो सारा ने एक नज़र काशियान को देखा। उसकी नज़रों में कुछ था। उसने अपने हाथ की तरफ देखा, जो सबका मुंह मीठा करवा कर वो ज़ारा की तरफ आया, जो कांप रही थी। चंद लम्हों में ही उसकी ज़िंदगी बदल गई थी। जान, काशान चले, रुखसती हो गई है। मामा जानी को बाय बाय बोल दो। उसको बाजू से पकड़कर वो बाहर की तरफ बढ़ा। उसके बेबाक अंदाज पर वो शर्म से दोहरी हुई थी। सारा ने चेहरे पर हाथ फेरकर शुक्र अदा किया। कामिल ने इस परियों जैसी लड़की को देखा जिसके चेहरे पर सुकून था। दिल चाहा वो आगे बढ़कर उससे बात कर ले, लेकिन काशियान बाहर निकल गया और उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी। काशान ने आगे बढ़कर ज़ारा के लिए दरवाज़ा खोला। कामिल ने हैरत से उसे देखा। वो कभी अपने लिए दरवाज़ा नहीं खोलता था तो नहीं खोलता था, आज एक लड़की के लिए खोल रहा था। तुम दूसरी गाड़ी में आओ, इसमें और ज़ारा जाएंगे। सन ग्लासेस लगाकर वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी स्पीड से बढ़ाई थी। अब हिचकियों से रोने लगी। काशान ने सारा से भी मिलने नहीं दिया था। काशान कुछ देर उसका रोना देखता रहा, फिर टिश्यू उठाकर उसकी गोद में रख दिए, पर मुंह से कुछ नहीं बोला। ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। वो तो सोच रही थी कि वो उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन वो तो कुछ भी नहीं कह रहा था। काशान चेहरे पर सख्त असरात लिए गाड़ी चलाता रहा। ज़ारा ने एक दो बार उसे देखा। वो शख्स काफ़ी हैंडसम था और
अब उसका शौहर भी था। ये सुकून तो ज़ारा को भी था कि कम से कम गनी से उसकी जान बच गई थी। ग्रैंड माँ, ये आपकी लेडी पार्टनर और मेरी लाइफ पार्टनर है। उसके कंधे पर हाथ रखकर उसने ज़ारा को पास किया तो ज़ारा उसके साथ आ लगी। उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया था। सामने एक बड़ी उम्र की सफ़ेद रंग वाली औरत थी, खातून थी। ज़ारा को हैरत हुई थी, घर में कोई भी औरत नहीं थी स्वाय ओल्ड लेडी के जिसे वो ग्रैंड माँ कह रहा था। शी इज इनोसेंट। उन्होंने प्यार से उसका गाल छू लिया। कामिल भी पास ही था। इसके चेहरे पर सच्ची खुशी थी। आज उसे काशान पर गुस्सा भी नहीं आ रहा था। का कांग्रेस्ट काशान। कामिल ने उसे गले से लगाया। भाभी, ये थोड़ा सिल्की इंसान है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। आपका भाई हर वक्त आपके साथ है। किसी भी मदद की ज़रूरत हो मेरे पास आना, और अगर ये आपको डांटे तो मुझे बताना, कामिल ने मज़ाहिया अंदाज में कहा। तो काशान ने उसे घूर कर देखा। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, कामिल ने अकड़ कर कहा। जाओ कमरे में। उसने काशान को धक्का दिया तो उसने एक पंच उसकी बाजू पर दे मारा। जेब से गन निकालकर उसने कामिल के हाथ पर रख दी। ज़ारा गन देखकर दूर हुई थी। उसकी हालत खराब हो रही थी। उसे तो ये भी नहीं पता था तो उसका शौर इतना खतरनाक कैसे और क्यों है। मैसन, ज़ारा थक गई होगी, उसे ले जाओ। ग्रैंड माँ ने भी इन्हें जाने के लिए कहा तो ज़ारा ने ग्रैंड माँ का हाथ पकड़ लिया। काशान ने उसकी हरकत देखी तो मुस्कुराने लगा। ग्रैंड माँ, आपकी लेडी पार्टनर डर रही है, उसे बताएं मैं उसका लाइफ पार्टनर हूँ और अब मैं उससे डरूंगा और ये मुझे डराएगी। कामिल मुस्कुराने लगा। वो ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर कमरे से निकल गया था। ज़ारा उसके साथ खींचती हुई आई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ तो हैरान हुआ। कमरा फूलों से सजा हुआ था। ये काम कामिल अहकाम का था। वो समझ गया था। लाइफ पार्टनर, देखो रूम कितना प्यारा लग रहा है, उसने कंधे को दबोच कर कहा तो ज़ारा सिसकने लगी। ए लड़की, क्या टंकी फिट है आंखों में या फिर आंखों में समुंदर बनवाया है? वो उसके रोने से चिढ़ने लगा था। मुझे वापस जाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ। वो रोती हुई दूर हटी तो काशान को गुस्सा आने लगा। उसने सख्ती से मुट्ठियां बंद की। तुम अगर मुझसे मार नहीं खाना चाहती तो चुप कर जाओ, वो धाड़ कर बोला तो ज़ारा ज्यादा रोने लगी। काशान ने दरवाज़ा बंद किया तो वो खौफ से दीवार के साथ जाकर लग गई। काशान उसकी मासूम हरकत देखकर मुस्कुराया था। उसके सब्ज नगीनों में खौफ भरा हुआ था। वो उसकी जानें बढ़ने लगा तो ज़ारा ने दुपट्टा हाथों में दबोच कर सांस भी रोक लिया। काशान उसके पास आकर रुक गया। वो काफ़ी देर कुछ नहीं बोला तो ज़ारा ने डरते डरते आंखें खोली। वो उसके पास ही तो खड़ा था। वो खौफ से उछली तो काशान ने कहका लगाया, एवल किंग की डरपोक परी। वो उसकी करीब होकर चेहरे पर फूंक मारकर बोला, तुम जानती हो मुझे आज तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब जब तुम गनी का नाम ले रही थी मेरा दिल कर रहा था मैं तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन अगर तुम्हें मार देता तो मेरा सुकून कहाँ बाकी रहता। तुम रोना मत, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। वो नरमी से आंसू साफ करने लगा। तुम मुझे बहुत अजीज हो, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी में अपना गम मैं मुकम्मल भूल गया हूँ था। उसने नरमी से माथे को छू लिया। ज़ारा ने शिद्दत से आंखें बंद की तो वो फिर मुस्कुराया। ज़ारा तो दीवार में ही घुस जाना चाहती थी। तो मैं तुमसे सॉरी कहना चाहता हूँ। उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, मगर गलती भी तो तुम्हारी थी। क्यों मरना चाहती थी? अगर तुम मर जाती तो मेरा क्या होता? उसने ज़ारा का गाल सहलाकर कहा। ज़ारा ने हैरत से उसे देखा। वो शख्स था क्या, कभी नरम कभी गरम। काशान ने उसे दोनों बाजू से पकड़कर अपने करीब कर लिया। ज़ारा को उसकी तेज परफ्यूम नथों में घुसती महसूस हुई थी। उसको सीने से लगाकर काशान ने आंखें बंद कर ली। तुम मेरा सुकून बन गई हो ज़ारा, वो उसके कान में बोला। वो अभी सब भूल कर महसूस करना चाहता था। ज़ारा की हालत काटो तो बदन में लहू नहीं जैसी थी। कौन था वो, कैसे ले गया ज़ारा को? आपने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? गनी बावले इंसान की तरह चीख रहा था। सारा बेजार चेहरा लिए खड़ी थी। तो मेरा तो इरादा था तुम्हें फ़ोन करती ताकि तुम अपनी बहन को अच्छे से रुखसत करते। सारा की बात पर उसे पतंगे लगे। बकवास बंद करो, मेरी मंगेतर थी वो। गनी वहशत से दौड़ा तो सारा ने कोई तासर नहीं दिया। कोई तस्वीर, कोई शनाख्त है उस आदमी की? वो अजिया बेगम की तरफ आकर बोला। काशान अर्ज
کاشان ازغن نام تھا اس کا، حلیے سے کسی اچھے گھر کا لگ رہا تھا۔ عجیہ بیگم کا خون کھول رہا تھا، اس کا بس چلتا تو وہ زارا کو زمین میں گاڑ دیتی۔ اے تم نے تو کوئی چالاکی تو نہیں کی؟ غنی نے اسے شک کی نظر سے دیکھا تو وہ ہنسنے لگی۔ پاگل انسان بنتے تم اجمان کے ڈان ہو، عقل تم میں 1% بھی نہیں ہے، عقل کے اندھے میں تمہیں اتنی فالتو لگتی ہوں؟ وہ منہ چڑھا کر بولی۔ غنی نے آگے آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا، زارا زمین پر گری۔ عجیہ بیگم تڑپ گئی تھی۔ غنی، میری بیٹی کو ہاتھ مت لگانا، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گی۔ ماما، وہ بھی آپ کی بیٹی تھی جسے آپ بیچنے والی تھی۔ سارا خون تھوکتی چیخی، نہیں ہے وہ میری بیٹی، مجھے نفرت ہے زارا سے، صرف تم میری بیٹی ہو، وہ صرف ارزم کی بیٹی تھی، اسی کی رہے گی۔ مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہے، مجھے اس کے باپ سے بھی شدید نفرت ہے۔ عجیہ کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ ماما، وہ آپ کا خون ہے، ایسے مت کہیں۔ سارا نے تکلیف سے کہا، نہیں ہے وہ میرا خون، دفع ہو جاؤ کمرے میں۔ وہ سارا پر چیخی تو وہ روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ وہ زارا کو اپنے کپڑے دیکھ کر باہر آ گیا تھا تاکہ وہ آرام سے بدل لے۔ صبح وہ اس کے لیے کپڑے لانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ بیڈ کے کنارے پر ڈری سمی بیٹھی تھی۔ کاشان نے لب مسکرا اٹھے، وہ پریوں سے بھی پیاری تھی، اس کے ڈریس میں پوری طرح چھپ گئی تھی، لیکن اس نے پھر بھی دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس نے تو سوچا تھا وہ اس سے غنی کی وجہ سے سختی کرے گا، لیکن اس کا دل تھا نرم ہی ہو گیا تھا۔ تم اب تک سوئی نہیں؟ اس نے آواز بھاری کر کے پوچھا تو وہ ڈر سے اچھلی۔ لائف پارٹنر، اب میری عادت ڈال لو، کیونکہ میں ایسی ہی تمہیں ڈرایا کروں گا۔ وہ اس کے پاس آ کر بولا تھا، چلو بیڈ پر لیٹو، اگر تم نہ سوئی تو میں پھر تمہیں بہت ماروں گا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھور کر بولا۔ ایک تو وہ اکیلی تھی، کچھ اس کی بڑی بڑی غسیلی آنکھیں، وہ سہم جاتی تھی۔ اب بھی اس کی دھمکی پر حالت بری ہو گئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں نے تمہیں پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، وہ سوچتے ہوئے کہنے لگا۔ زارا سٹپٹانے لگی، ادھر دیکھو میری طرف۔ کاشان نے اس کا جبڑا پکڑ کر منہ اپنی طرف کر لیا۔ کاشان کا دل وہ سبز نگینیں دیکھنے کا تھا جس نے اس کا چین لوٹ لیا تھا، لیکن وہ نظر ہی نہیں اٹھا رہی تھی۔ مجھے دیکھو زارا، اس نے پہلی بار اس کا نام لیا تھا۔ زارا نے جھٹ نظر اٹھا دی، اس کی براؤن آنکھوں میں محبت کا سمندر آباد تھا۔ زارا نے دوبارہ نظر جھکائی۔ کاشان نے ایک شوق سی جسارت کی تو وہ سرخ ہو گئی تھی۔ وہ جھومتا ہوا دوسری طرف آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ چلو لیٹو، اس نے بازو سے زارا کو اپنی طرف کھینچا۔ وہ بیڈ پر گری تھی۔ چپ چاپ سو جاؤ اور اب تمہارے رونے کی آواز نہیں آنی چاہیے، وہ سختی سے بول کر آنکھیں موند گیا تھا۔